साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी मॉडल सेट 2। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो भी आए हैं एग्ज़ाम में। इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही तीव्र है। 50 के 50 महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं या उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि लगभग इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए क्या कुछ प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी मॉडल सेट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे और पूछे भी गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। आज का जो मॉडल सेट 2 है इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 50 प्रश्न क्या क्या हैं आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित पहले बता दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 विकल्प है जिनमें से एक सही है। सही का विकल्प आपको चयन करना है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बोलते हैं। इसमें से आपको एक सही है उसका आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न है कि विभाग ये शब्द में प्रत्यय क्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या है। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के अंतिम में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो क्वेश्चन है कि विभाग ये शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ऑप्शन ए में है ईय, बी में भी है ईय, सी में भी है य और डी में है गीय। ए में है बड़ा वाला ई और बी में है छोटा वाला ई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि विभागीय जो लिखा हुआ है तो गौ में दीर्घ ई लगा है जो ए से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ईय। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न भवन शब्द है, यानी कि भवन कौन सा शब्द है। ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भवन जो है सो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है त्रिलोक कौन सा समास है। ए में है अव्ययी भाव, बी में है द्विगु, सी में है बहुब्रीहि और डी में है कर्मधारय। जब आप त्रिलोक का विग्रह कीजिएगा तो पाइएगा कि 3 लोक। तो पहला पद इसमें संख्यावाचक आ रहा है, पूर्व पद जो है सो संख्यावाचक है। तो जब कभी भी पहला पद संख्यावाचक आता है तो वह द्विगु समास होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 3 का आंसर होगा बी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आय शब्द का विलोम क्या होगा। आय मतलब होता है आमदनी, तो इसका उल्टा क्या होगा। ए में है खर्चा, बी में है आमदनी, सी में है व्यय और डी में है बिक्री। अगर सीधा सीधा पूछा जाता कि खर्चा या आमद का उल्टा क्या होता है तो खर्चा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आय के रूप में पूछा जा रहा है तो आय का उल्टा होता है व्यय, इसलिए इसका आंसर होगा सी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। यानी ये कहानी जो स्टार्ट होती है या अंत होती है वो किस शहर के बारे में विस्तृत बताया गया है। ए में है अमृतसर, बी में है जयपुर, सी में है लखनऊ और डी में है चंडीगढ़। तो यह अमृतसर से ताल्लुक रखती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अग्रज शब्द का विलोम है, अर्थात अग्रज मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा का उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पर बड़ा के शब्द में नहीं पूछा जा रहा है, शब्द है अग्रज। ऑप्शन ए में है छोटा, बी में है अनुज, सी में है पिछला और डी में है पीछे। तो इसका आंसर होगा बी, अनुज। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। फिर वही क्वेश्चन है कि प्रत्यय पूछ रहा है जो शब्द के अंतिम में लगकर उसका अर्थ बदलता है। ए में है य, बी में है ईय, सी में है ईय और डी में है अनीय। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि 9 के साथ जो है ना हमको ऐसे 2 शब्द चयन करना है ना कि इससे एक शब्द हो और दूसरा उसमें लगकर उसका अर्थ बदल रहा हो, तो शब्द भी बनना चाहिए। तो जैसे दिया हुआ है दर्शनीय, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि दर्शन जोड़ ईय। तो दर्शन एक शब्द है जो किसी के देखने के लिए होता है, तो दर्शन के बाद इसमें ईय जोड़ा गया है, तो 9 में दीर्घ ई का मात्रा लगा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ईय। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। यह जो पंक्ति है यह उसने कहा था से लिया गया है और क्वेश्चन का भाव है कि जर्मन लेफ्टन जो एक व्यक्ति आता है जो लेफ्टन साहब के वेशभूषा में आता है और पूरे खंदक में जितने भारतीय सैनिक रहते हैं जो अंग्रेज के साथ दे रहा है लड़ाई में, उसमें जो जर्मन लेफ्टन बनकर आता है उसको किसने मारा था। ए में है वजीरा सिंह, बी में है बोधा सिंह, सी में है सूबेदार और डी में है लहना सिंह। तो लहना सिंह जो जमादार था उसने ही जर्मन लेफ्टन को मारा था, इसका आंसर होगा डी। 9वां प्रश्न है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा एक कविता है जिसके लेखक का नाम क्या है। ए में है सुमित्रा नंदन पंत, बी में है ज्ञानेंद्र पति, सी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी में है शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर होगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वे 4 विकल्प में से कौन से कवि थे जिन्हें वे जो कवि भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा पूजते थे। ए में है तुलसीदास, बी में है जायसी, सी में है कबीरदास
और डी में है सूरदास। तो इसका आंसर होगा डी सूरदास। उन्होंने कृष्ण। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अंधे की लकड़ी। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति जब अंधा हो जाता है, जब उसकी दोनों आंखें की रोशनी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए एकमात्र सहारा लकड़ी रहता है। तो ऑप्शन ए में है एकमात्र सहारा, बी में है बिल्कुल असहाय होना, सी में है लकड़ी के सहारे चलना और डी में है कमजोर होना। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका आंसर होगा ए। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है पुस्तक शब्द संज्ञा है, यानी कि पुस्तक जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है समूहवाचक और डी में है भाववाचक। यह एक जाति का बोध करा रहा है कि जो 10, 20, 50 पंक्तियों वाला पेज है जिसमें कुछ लिखा गया है, यह पुस्तक के जाति के रूप में है, इसलिए इसका आंसर होगा ए जातिवाचक। 13वां प्रश्न है अल्प आयु शब्द का विलोम क्या है? अल्प आयु का मतलब होता है कम उम्र वाला, तो उसका जो विलोम होगा, उल्टा होगा या विपरीतार्थक होगा, वह क्या होगा? ए में है क्षणभंगुर, बी में है दीर्घ आयु, सी में है क्षीण आयु और डी में है छोटी आयु। तो अल्पायु का अर्थ होता है छोटी आयु, तो इसका उल्टा होगा दीर्घ आयु, बी। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए में है मलयज, बी में है उदय प्रकाश, सी में है भगत सिंह, डी में है अगे। रोज जो अगे द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या लगा है? जब आप इसको विग्रह की उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के प्रथम में लग, यानी कि पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो जैसे निवास दिया है, जब इसको विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि नी जोर वास, वास का मतलब होता है कहीं पर रहना, ठहरना। तो नी जो लगा है या शब्द में लगकर उसका अर्थ बदल रहा है। तो ऑप्शन ए में है नीव, बी में है नीवा, सी में है नीव और डी में है नी, इसलिए इसका आंसर होगा डी नी। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ए में है भक्ति काल, बी में है छायावाद काल और सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। कवि थे अशोक वाजपेयी जिन्होंने हार जीत लिखा है। 17वां प्रश्न है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास जो है उनकी माता का क्या नाम है? ए में है मुनिया, बी में है चुनिया, सी में है हुलसी और डी में है फूलो। इसका सही आंसर होगा सी हुलसी। 18वां प्रश्न है कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है निस जोड़ तार, बी में है निस्ता जोड़ र, सी में है निह जोड़ तार और डी में है निस जोड़ तार। जब इसका विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि यह विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में जब कभी भी विसर्ग वाला चिन्ह दिखेगा तो सी में आप देख रहे हैं कि निह जोड़ तार है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 19वां प्रश्न है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है समूहवाचक। तो लकड़ी का बना कुछ पदार्थ, कुछ वस्तु है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसी विशेष जाति से जुड़ा है, जिस जो जाति का नाम क्या है? कुर्सी। तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा, बी। 20वां प्रश्न है कि नदी शब्द है, नदी क्या है? ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नदी शब्द जो है जो स्त्रीलिंग शब्द है, ए होगा इसका आंसर। 21वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, अर्थात वे किस युग के किस वाद के कवि थे? ए में है प्रयोगवाद, बी में है प्रपद्यवाद, सी में है छायावाद और डी में है प्रगतिवाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है जिन्होंने तुमुल कोलाहल लिखा है, तो वे छायावाद के कवि थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 22वां प्रश्न है चक्रपाइन कौन सा समास है? वैसे आप पढ़ते हैं चक्रपाणी, लेकिन जब इसका शुद्ध रूप से पढ़ेगा तो यह होगा चक्रपाइन। चक्र का अर्थ होता है जो चक्र रहता है और पाइन का अर्थ होता है हाथ, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है। समास विग्रह करने पर आप आइएगा तो किसके हाथ में चक्र है? तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के हाथ में चक्र है। तो ए में है बहुव्रीहि, सी में है द्वंद्व, डी में है सी में है तत्पुरुष और डी में है द्विगु। तो यह किसी तीसरी ओर इंगित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए बहुव्रीहि। 23वां प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करती है के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात जो स्त्री होती है वह अभिनय जो करती है, फिल्म में नायिका का रूप, सीरियल में या किसी अन्य नाटक में भी अगर नायिका का रोल निभाती है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए में है नर्तकी, बी में है गायिका, सी में है अभिनेत्री और डी में है नायिका। तो इसका आंसर होगा सी अभिनेत्री। 24वां प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे के को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? अर्थात प्यारे नन्हे बेटे जो है कविता, उसमें लोहा किसका प्रतीक बताया गया है? ए है धर्म का, बी में है कर्म का, सी में है मशीन का और डी में है युद्ध का। तो प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा जो है जो कर्म का प्रतीक बताया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 25वां प्रश्न है काठ का सपना किसके द्वारा लिखा है, किसके द्वारा रचित कहानी है या जो कविता है? तो काठ का सपना जो है यह गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। ए में है ऑप्शन जो सही होगा, बी में है रघुवीर सहाय, सी में है ज्ञानंद पति और डी में है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ए गजानन माधव मुक्तिबोध।
26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण जी जब भारत में असहयोग आंदोलन ठप पड़ गया था, बंद हो गया था, तब वे अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए और वहाँ से लौटे तो घोर मार्क्सवादी बनकर लौटे थे। वहाँ के पुस्तकों, वहाँ के नेताओं लेनिन, ट्रोट्स्की, इन सब के बारे में उन्होंने खूब पढ़ा था और मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े थे, इसलिए लोगों ने उन्हें अमेरिका के दलाल कहा। तो ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में रूस और डी में जापान। इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका। 27वां प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण जब कभी भी दो शब्द आ रहा है तो आप ऐसे मतलब ए में है उत् जोड़चारण, बी में है ऊ जोड़चारण, सी में है उच्चा जोड़रण और डी में है उच्च जोड़चारण। यह व्यंजन संधि है तो नियम के अनुसार तो च में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए उत् जोड़चारण। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जिन्होंने ओ सदानीरा लिखा है उनका जन्म कब हुआ था? ए में है 16 जुलाई 1918 को, बी में है 17 अगस्त 1917 को, सी में है 20 सितंबर 1917 को और डी में है 16 जुलाई 1917 को। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म डी होगा इसका आंसर, 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 29वां प्रश्न कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? यानी कि युद्ध और शांति के संबंध में लिखी गई जो काव्य कृति है, पुस्तक है, उसका क्या नाम है? यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि युद्ध और शांति की जो पुस्तक है एक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है जो इतिहास से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कृति है जो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा बी कुरुक्षेत्र। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की विधा क्या है या किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर क्या है? ए में है व्यंग, बी में है एकांकी, सी में है निबंध और डी में है कहानी। तो अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, एक निबंध है, इसलिए इसका आंसर होगा सी निबंध। 31वां प्रश्न कह रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द जो है इसका क्या विशेषण बनेगा? विशेषण जो है सो संज्ञा से बनता है। ए में है उच्चतर, बी में है ऊंचाई, सी में है ऊंचा और डी में है उच्च। इसका आंसर होगा बी ऊंचाई। 32वां प्रश्न बोल रहा है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? फिर वही बात आ गया कि उपसर्ग, तो उपसर्ग जो शब्द के प्रथम में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो बेईमान जो है इसको जब विग्रह कीजिएगा या विभक्त कीजिएगा तो पाइएगा कि बे जोड़ ईमान, ईमान एक शब्द होता है जो व्यक्तियों से जुड़ा होता है, व्यक्ति के चरित्र से जुड़ा होता है। तो इसमें जो बे है यह उपसर्ग है। तो ए में है बेईन, बी में है बेई, सी में है बे और डी में है बेईमान। इसका आंसर होगा सी बे। 33वें प्रश्न में बोल रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए में है जलधि, बी में है जलद, सी में है वारिद और डी में है जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा डी जलज। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, जो आंखों के सामने रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए में है बगल, बी में है प्रत्यक्ष, सी में है परीक्षण और डी में है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है जो सामने आंखों से दूर रहता है, बगल का अर्थ होता है जो आसपास में खड़ा रहता है और परीक्षण का अर्थ होता है जो किसी विषय वस्तु या पदार्थ पर जो परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर होगा बी प्रत्यक्ष। 35वें प्रश्न में बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, अपमान शब्द का विलोम होगा। ए में है सम्मान, बी में है इज्जत, डी में है सी में है सत्कार और डी में है आदर। इसका आंसर होगा ए सम्मान। 36वां प्रश्न में बोल रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए में है प्रकृत, बी में है कृत, सी में है प्राकृत और डी में है क्रूर। ए और सी में सिमिलरिटी लग रही है, यानी कि एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, लेकिन अंतर है सिर्फ आ का, जो मात्रा नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी प्राकृत। 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण क्या है? ए में है नमकीन, बी में है नमकीला, सी में है निमकाइन और डी में है निमकी। तो एक विशेषण, ऐसा विशेषण आपको ढूंढना है जो शाब्दिक लगे, तो इसका आंसर होगा ए नमकीन। 30वें प्रश्न में बोल रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? ए में है मोहन राकेश, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में है अज्ञे। तो यह अज्ञे द्वारा रचित है, जिनका पूरा नाम है हिरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्होंने 3 सप्तकों का संपादक किया है। तो उसी में से तार सप्तक जो है जो अज्ञे के द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। ए में है निजवाचक, बी में है प्रश्नवाचक, सी में है संबंधवाचक और डी में है निश्चयवाचक। तो क्या का भाव आ रहा है पूछने के दृष्टिकोण में? तो प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर होगा बी प्रश्नवाचक। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है?
कवितावली के रचनाकार कौन है? ए में है सूरदास, बी में है नाभादास, सी में है तुलसीदास और डी में है कबीरदास। तो यह तुलसीदास के द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आलस का विशेषण है। ए में है आलस्य, बी में है आलसवान, सी में है आलास और डी में है आलसी। आलस से बना है आलसी, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यथा समय कौन सा समास है? तो जब कभी भी आप यथा समय देखें, यथा संभव देखें, यथा शक्ति देखें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। इसका आंसर है ए अव्ययी भाव, बी में है द्वंद्व, सी में है द्विगु और डी में है तत्पुरुष। तो इसका आंसर होगा ए अव्ययी भाव। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? अर्थात 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से चयन करना है कि वे किस युग या किस सगुन या किस भक्ति से जुड़े व्यक्ति थे। ए में प्रेमाख्यानक काव्य, बी में सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, सी में सगुन राम भक्ति शाखा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वे प्रेम मार्गी थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? ए में है द्वंद्व, बी में है अव्ययी भाव, सी में है कर्मधारय और डी में है तत्पुरुष। तो जब कभी भी आप प्रतिदिन देखे, प्रतिवर्ष दिखे या प्रतिमास दिखे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आम शब्द कौन सा लिंग है? ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आम जो है सो पुल्लिंग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से सूरदास की कृति कौन है? यानी कि इस 4 में से आपको चयन करना है कि सूरदास जी के द्वारा कौन सा लिखित है। ए में है सूरसागर, बी में है वैराग्य संदीपनी, डी में है जानकी मंगल और सी में है जानकी मंगल और डी में है अष्टयाम। तो सूरदास के द्वारा रचित कृति जो है ए सूरसागर। 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, यानी कि जो समाज में आपकी नज़रों में जो गिरा हुआ है उसे हम एक शब्दों में क्या कह सकते हैं? ए में है प्रत्यागत, बी में है भयभीत, सी में है पतित और डी में है गिरना। इसका आंसर होगा सी पतित। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए में है नहीं आना, बी में है गायब हो जाना, सी में है परेशान होना और डी में है बहुत दिनों पर दिखना। तो जो बहुत दिनों के बाद दिखता है उसे ही हम ईद का चांद बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ए में है सन 1974, बी में है सन 1967, सी में है 1976 और डी में है सन 1977। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है इतिहास शब्द का विशेषण है, यानी कि इतिहास शब्द से क्या विशेषण बनेगा? ए में है ऐतिहासिक, बी में है ऐतिहासिक, सी में है इतिहासक और डी में है ऐतिहासिक। बी और डी एक जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतर है सिर्फ मात्रा का। बी में छोटा वाला ए है और डी में बड़ा वाला ऐ है, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऐतिहासिक। 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका निवास स्थान कहाँ है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है रायपुर छत्तीसगढ़, सी में है बिहार और डी में है पंजाब। तो विनोद कुमार शुक्ल मूल रूप से रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इसलिए इसका आंसर होगा बी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ।